जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। मुझे विश्वास है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा 10th क्लास का पहला क्लास है, पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर। चलिए क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपके इस चैनल पर शिव शांति क्लासेस पर 9th और 10th क्लास की NCERT की प्रॉपर रेगुलर क्लासेस लगती हैं। वो मैथ हो चाहे साइंस हो या इंग्लिश, किसी दिन नहीं लगती तो आप बेफिक्र रहिए। आपको पेपर के पहले आपका सिलेबस उसके माह पहले कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। इसलिए कहीं भी आपको और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। बस इतना ही आपका फीस है और कुछ नहीं। तो चलिए हम क्लास को शुरू कर लेते हैं। ये बता दूं कि बेल आइकन दबाने का प्रॉफिट क्या होता है, लाभ क्या होता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्लास अपलोड हो गई है और आप सबसे पहले उस क्लास को देख पाएंगे। ठीक, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि क्लास कैसी लगी, उसमें कोई डाउट है तो हम उस डाउट को आपको उसी समय क्लियर कर देंगे। तो चलिए टाइम बर्बाद किए बिना क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। यही इसी तरह बुक है। आप बुक कॉपी और पेन हमेशा साथ में रखिएगा और जो मैं बताता जाऊं उसे अच्छे से नोट करते जाइएगा ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो ये आपका ऐसे ही बुक है। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर में देखिए कि पहला हमें टॉपिक शुरू करना है। सबसे पहले दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स, है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये चीज़ पढ़ना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि ये उसी मेथड से, ये हमारा एक मेथड है, इस मेथड से हमें HCF निकालना सीखना है कि यूक्लिडर विभाजन एल्गोरिथम से हम HCF कैसे निकालते हैं। ठीक, इसके बाद हम जानेंगे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये इन सारी चीज़ों को जानेंगे। उसके आगे फिर जानेंगे कि ये टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, यूक्लिडर क्या। अब फिर इसके बाद जानेंगे कि यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय होता क्या है, इसका पूरा डिटेल से समझेंगे। उसके बाद देखिए LCM भी हम समझेंगे। जो जो इस टॉपिक में दिया है इस चैप्टर पे वो हर एक पॉइंट हम समझेंगे। उसके बाद कोशिएंट, रिमाइंडर, ये यूक्लिड का पूरा मेथड समझेंगे, है। उसके बाद ये उदाहरण समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, सारे एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद हम सारे एक्सरसाइज भी करेंगे। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में यहाँ तक हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल और पूरा एक्सप्लेनेशन। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो हम क्लास में क्या जानेंगे कि सबसे पहले हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे। क्या HCF और LCM निकालना सीखेंगे कि हम किसी भी दो नंबर का LCM और HCF कैसे निकालें। LCM HCF होता क्या है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक, और LCM का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक वो होते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 40 और 60। ठीक, हम इसे एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम पहले कैसे करेंगे? हम 40 के डिवीजन करेंगे। सबसे पहले किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा। ये तो आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे, ये कैसे क्यों करते हैं ये तो आपको बताना नहीं पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे 40 2 से कटेगा तो ये 20 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 से कटेगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। यहाँ के बाद फिर 2 से कटेगा, यहाँ पे 5 आएगा। फिर 5 से कटेगा और 1 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार हम 60 का करेंगे, 60 का। तो 60 करके सबसे पहले 2 से कटेगा, ये 2 तिहाई 6 30। फिर
2 से कटेगा आएगा 15, फिर किससे कटेगा 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, तो 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा तो 5 कम 5, तो ये हमारा हो गया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 40 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। ठीक, उसी प्रकार 60 के लिखेंगे, 60 कौन कौन से हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि 40 में और 60 में जब हम इसका फैक्टराइजेशन किए, पूरा ये निकाले, तो इसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट सबसे बड़ा इन दोनों में ये निकालना है कि ऐसे कौन सा नंबर है जो इन दोनों को विभाजित कर दे और वो सबसे बड़ी नंबर इन दोनों को विभाजित कर दे है? तो क्या देखेंगे, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, तो यहाँ से 1 2 निकल आया। ठीक, फिर दूसरा 2 भी है कॉमन इसमें, तो दूसरा 2 निकल आया। फिर यहाँ से और 2 नहीं है ना, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो अब छोड़ देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 देखेंगे, ये 5 इसमें भी है इसमें भी है, मतलब ऐसा अंक जो दोनों में हो। अब 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये 1। तो हम क्या देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में कॉमन कौन से नंबर हैं, उन नंबरों को हम ले लेंगे और उनको हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 2 दूनी 4 पंचे 20 एक कम 20, तो ये आ गया हमारा 20। 40 और 60 का HCF। ठीक, तो 40 और 60 का HCF हमारा क्या आ गया, 20 आ गया। अर्थात 20 ऐसा नंबर है जो 40 को भी डिवाइड कर देगा और 60 को भी डिवाइड कर देगा। अर्थात जब 20 गुणे 2 करेंगे तो 40 आ जाएगा और 20 गुणे 3 करेंगे तो 60 आ जाएगा। मतलब इसमें यदि हम 20 का डिवाइड करें तो ये 2 बार में पूरी कट जाएगा और 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में पूरा कट जाएगा। तो ऐसा नंबर जो हमारा मेन नंबर है उन दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, ऐसे नंबर को HCF कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब देखते हैं LCM क्या कहलाता है। तो हम इसी नंबर को लेते हैं और देखते हैं कि LCM को HCF और LCM में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो देखिए 40 लिए थे 60 लिए थे, तो हम यहाँ पे निकाल लिए थे, तो हम बार बार निकालेंगे नहीं। तो 40 का क्या क्या निकला था हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। ठीक, और इसी का 60 का क्या निकला था, 60 का क्या निकला था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक, अब इसमें क्या करना है, HCF में हमने क्या किया था कि दोनों में जो कॉमन थे उन्हें लिया था, सिर्फ उन्हें लिया था। अब LCM में क्या करेंगे कि जो कॉमन है, जो हमारा कॉमन है, उन कॉमन को, जो हमारा कॉमन है उस कॉमन को तो लेना ही है। ये 2 ले लिए, इन दोनों जो कॉमन है इसमें से हम 2 ले लिए, फिर ये 2 कॉमन है इसमें से फिर 2 ले लिए। इसके बाद क्या कॉमन था, 5 कॉमन था तो 5 ले लिए। उसके बाद 1 कॉमन था, 1 तो सब में कॉमन होगा है, 1 ले लिए। उसके बाद जो बचे हुए हैं इसमें से क्या बचा, 2, तो इस 2 को ले लेंगे और इसमें से बचा 3 तो इस 3 को भी ले लेंगे। मतलब जो बचे हुए हैं उन्हें भी लेंगे और जो कॉमन है उन दोनों में से 1 लेंगे। ठीक, इन दोनों का 2 है तो उसको 1 बार लेंगे, इन दोनों का 2 है तो उसको 1 बार लेंगे, 5 2 बार है तो 1 बार लेंगे। पर ये 2 इसका बच गया 2 ले लेंगे, 3 इसका बच गया तो 3 ले लेंगे। ठीक, अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पंचे 20 दूनी 40 तिहाई 12 120। तो अब ये देखिए ये LCM आया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये HCF हमारा क्या आया था, 20 आया था और HCF के LCM क्या आया, 120 आया। तो HCF पे क्या था कि ऐसा नंबर
जिसका भाग इन दोनों में से पूरी पूरी कट जाए, पूरा पूरा डिविजिबल होगा। लेकिन एलसीएम ऐसा नंबर है जिन पर इन दोनों नंबर का डिविजिबल हो जाए। ये 40 का 3 बार में पूरा चला जाएगा 120, 60 का 2 बार में पूरा चला जाएगा 120। तो ये एलसीएम हमेशा क्या होगा, एलसीएम हमेशा जो दो नंबर दिए रहेंगे उससे हमेशा बड़ा होगा, उससे कभी छोटा नहीं होगा एलसीएम। और एचसीएफ उनके बराबर होगा, इनके बराबर होगा या कि इनसे छोटा होगा, इनसे बड़ा कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका डिवाइड इससे करना है ना, तो बड़ी अंक तो ये हो ही नहीं सकती। तो ये बड़ी होगी, बराबर होगी या कि फिर छोटी होगी एचसीएफ में। और एलसीएम में हमेशा बड़ी ही होगी, बराबर भी नहीं, हमेशा बड़ी होगी। ठीक, क्योंकि कुछ ना कुछ दोनों में एक्स्ट्रा बचेगा, वो जो उसे बड़ा कर देगा। तो हमेशा एलसीएम में वो नंबर बड़ी होगी। ठीक, एचसीएफ समझ गए, एलसीएम समझ गए। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, तो हमने एलसीएम और एचसीएफ सीख लिया। अब देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। अब उससे पहले जो हमारा मेन, इसमें मेन हमें सीखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसके पहले देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ये देखिए, ये कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो ऐसे नंबर जिनका फैक्टराइजेशन, जिनका मल्टीप्लिकेशन, जो ऐसा नंबर जो 3 या 3 से ज्यादा नंबरों से विभाजित हो जाए। ऐसे नंबर जो 3 या 3 से ज्यादा नंबरों से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जैसे कि हम 10 ले लेते हैं, तो 10 किससे किससे विभाजित हो जाएगा, 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा और खुद 10 से विभाजित हो जाएगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऐसे नंबर हैं जिससे 10 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो 3 या 3 से ज्यादा विभाजित हो जाएं, ऐसे नंबरों को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर कहलाते हैं जो जिन नंबरों का विभाजन वो 1 से हो या खुद से हो, उसके अलावा और किसी और नंबर से वो बिल्कुल डिवाइड ना हो, विभाजित ना हो। जैसे कि हम 5 ले लिए, 5 1 से जाएगा या कि फिर खुद 5 से जाएगा, उसके अलावा किसी और नंबर से ये विभाजित नहीं होगा। जैसे हम ले लेते हैं 13, तो ये 1 से जाएगा कि फिर 13 से जाएगा, 13 से जाएगा, और वो किसी और दूसरे नंबर से नहीं जाएगा। ठीक, तो प्राइम नंबर समझ गए, कंपोजिट नंबर समझ गए। नहीं समझ में आया हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का है, उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्योंकि यहाँ पे ये टॉपिक समझने का नहीं है, ये 9th क्लास का टॉपिक है, तो बस इन इन शब्दों का उपयोग होगा, इसमें यूज होगा, इसलिए हम इसे यहाँ पे थोड़ा सा बता दिए। और इसे एक्सप्लेन से समझना है तो उस वीडियो पे जाइए, और उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं, सारे जो भी मैथ में जितने भी फंक्शन होते हैं, क्योंकि 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का ये टॉपिक है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वहाँ बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे क्या क्या समझने लायक है। यहाँ पे समझने लायक है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं। तो ये भी हम पूरा तरह से 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, आप उस चैप्टर को जरूर से देखिए। ये चैप्टर, वो चैप्टर देखने के बाद ये चैप्टर आपको बहुत ही सरल लगने लगेगा। तो फिर भी हम थोड़ा बहुत इसमें समझा देते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो ऐसे नंबर जिनका हम जिसे भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो वो एक फिक्स नंबर के बाद रुक जाएगा। जैसे 9 का डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, तो ये क्या होगा, 2 चाको 8, डिवाइड 1 बचेगा। अब ये इससे नहीं कटेगा तो हम यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और उसके बाद 0 डिवाइड कर देंगे, पॉइंट रख देंगे, और उसके बाद काटेंगे, 2 पंचे 10 और रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4.5। तो ये यहाँ पे रुक गया। तो टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर होते हैं
जो कि रुक जाए, उसके आगे नहीं जाए, ठीक। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो रुके ना, ये बढ़ता जाए, ये बढ़ता जाए। और रिपीटिंग मतलब ऐसा कोई एक फिक्स नंबर हो, जो जैसे 5 है, 5 5 5 5 बढ़ता जाएगा। जैसे एग्जांपल हो गया कि हम ले लेते हैं 10 का 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 तिकाई 9, ये आएगा 1। इसका फिर नहीं भाग जाएगा तो पॉइंट रखेंगे और 0 यहाँ रखेंगे, तो फिर करेंगे 3 तिकाई 9, फिर 1 आएगा, फिर हम 0 रखेंगे, फिर 3 तिकाई 9। ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, और ये 3 3 बढ़ता जाएगा। तो ये 3 एक ऐसा नंबर है जो कि पॉइंट के बाद रिपीट होता जा रहा है। तो रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। और रिपीटिंग मतलब कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है। वो सिर्फ एक नंबर हो सकते हैं, कोई 2 नंबर भी हो सकते हैं कि 3 के बाद 2 5 2 5 2 5, सिर्फ 2 5 2 5 रिपीट हो रहा हो। जब रिपीट होता है तो हम बार बार ना लिख के, हम जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसे बार कहते हैं। जब लाइन खींच देते हैं उसे बार कहते हैं, ठीक। और 3 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 4 4 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, है। जैसे 4.532 532, ये 532 है जो बार बार रिपीट होगा, तो बार बार हम ना लिख के इसके ऊपर इन 53 तीनों नंबर के ऊपर ये बार लगा देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर भी होते हैं, जो कि उसमें क्या होता है कि इसमें जैसे 2525 रिपीट हो रहा है, उसमें ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो रिपीट होगा, हर बार अलग नंबर आएंगे। जैसे 3.1 2 3 4 1 2 5 3, ये बार रिपीट नहीं हो रहा। देखिए 1 2 3 4, फिर 1 2 आया, लेकिन यहाँ पे 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 आ गया, फिर 4 आना चाहिए, 6 आ गया। वो ऐसे रिपीट बढ़ता जाएगा, लेकिन कभी रिपीट नहीं होगा, वही नंबर बार बार नहीं आएंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे भी नॉन हो जाएगा, मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है, एक तो टर्मिनेटिंग नहीं है और रिपीटिंग में नहीं है। चलिए ये भी समझ गए। ये सारे टॉपिक 9th क्लास के हैं, पर आपका थोड़ा रिवीजन कर देते और अच्छे से एक्सप्लेन से समझना है तो 9th क्लास का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या कि फिर जब लास्ट में वीडियो देखेंगे उसमें एक इस जगह पे 9th क्लास का एक वीडियो शो करेगा, उसमें आप क्लिक करके वहां से भी देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा मेन टॉपिक, जो हमें इस चैप्टर में 10th का, अभी तक हम 9th का रिवीजन कर रहे थे, जो कि इसमें जरूरी था, जो हमारा 10th में यूज होगा। तो अब 10th में क्या सीखना है वो देखते हैं। तो टॉपिक में क्या है कि इसमें क्या देखेंगे, शुरुआत कहाँ से होती है, 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय, प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक। तो इसमें इस मेथड में है क्या, ये चीज समझते हैं। इस मेथड को जानने से पहले इसका ओवर आउट देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या है, उसके बाद हम एक्सप्लेन से समझाते हैं। तो चलिए ब्लैंक पेज ले लेते हैं, यहाँ से जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे आप डिवाइड कीजिए 29 को 28 को डिवाइड करते हैं, ठीक। इसे डिवाइड किए 2 से, तो कहाँ पे हो गया, आएगा 14 दूनी 28, ये पूरी तरह डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आया 0। लेकिन वैसा नंबर लेते हैं जो कि डिवाइड ना हो, यहाँ से इसको भी देखेंगे और दूसरा नंबर ले लेते हैं, ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि रिमाइंडर आएगा तब क्या करेंगे। तो क्या करेंगे कि हम ले लेते हैं 15, इसे डिवाइड करते हैं 2 से, तो हो गया 2 सत्ते 14, रिमाइंडर आ गया 1। तो इसमें हमें क्या क्या समझना है कि ये क्या होता है, इसे क्या कहेंगे, इस 2 को कहेंगे डिवाइडर, डिवाइजर। इसे क्या कहेंगे, डिविडेंट। ये क्या हैगा, कोशिएंट। और ये हो जाएगा रिमाइंडर। उसी प्रकार ये हो जाएगा डिवाइडर, डिवाइजर। डिवाइजर मतलब भाजक, भाजक,
है, और 28 2, यहाँ पे 28 क्या कहलाया जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइडर, डिविडेंट, सॉरी डिविडेंट, ठीक, मतलब भाज्य, भाज्य। और ये हमारा 14 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोशिएंट, कोशिएंट मतलब भागफल, जो भाग देने के बाद जो भागफल आया। और ये 0, 0 क्या कहलाएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेष फल, ठीक। तो इन्हीं चीजों का क्या है, अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, जैसे ये हमारा 28 है, मतलब डिवाइजर, डिविडेंट, डिविडेंट, डिविडेंट इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर मतलब 2 इंटू जो आया हमारा कोसेंट वो प्लस में रिमाइंडर 0। उसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, 15 क्या है अपना डिविडेंट है, वो इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसमें क्या आया है 1। तो जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो 7 दूनी 14 1 15, तो ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब इसे इस तरह से लिखेंगे, ठीक। तो इससे क्या करेंगे, यूक्लिड जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसमें हम इस मेथड के थ्रू किसी भी 2 नंबर का HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम नॉर्मली तो निकाल के आपको बता दिए, बट इस मेथड से कैसे निकालना है अब वो समझते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया कि डिवाइडर क्या होते हैं। मैं ये चीजें आप समझ लीजिएगा, मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए अच्छे समझता आता हूँ कि ये भाजक, आप ऐसे समझ लीजिए, याद कर लीजिए, भाजक भाज्य भागफल शेष, भाजक भाज्य भजनफल शेष, इस लाइन से पढ़ना है, भाजक भाज्य भजनफल शेष है, भाजक, ये भाजक भाज्य भजनफल शेष। तो ये जो भाजक भाज्य है, ये ये भाजक और भागफल का गुणा होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और रिमाइंडर को जोड़ दिया जाता है, ठीक। अब इसको आगे समझते हैं। आगे क्या है कि हम कोई नंबर ले लेते हैं, अब मेन चलते हैं कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम होता क्या है। अब इसमें हमेशा, जैसे एग्जाम्पल, एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 25 का, इसको पहले किसी से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करो, ऐसा नहीं कि 2 से ही करना है 4 से करना है, वो तो जिससे भी करना है उससे भी करो है। अब 2 से डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा, 3 से क्या है, 3 6 18 3 अठे 3 अठे 24, ये आ गया एक रिमाइंडर। तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 8 प्लस 1, भाजक भागफल शेष, तब आएगा हमारा भाज्य, ठीक। तो ये हमेशा इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा, ये जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा, रिमाइंडर को हम R मान लेते हैं, ये 3 को हम B के रूप में डिनोट कर लेते हैं और 8 को हम A मान लेते हैं, ठीक। तो जो रिमाइंडर है, मतलब ये जो रिमाइंडर है वो कभी भी, ये हमेशा 0 हो सकता है, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा या कि उससे बड़ा आएगा, उससे कम नहीं आएगा, ठीक। और इससे रिमाइंडर हमेशा किससे छोटा रहेगा, B से, अर्थ मतलब भाजक से, इससे हमेशा छोटा रहेगा। क्यों, यदि इससे बड़ा होगा तो फिर तो एक किसी न किसी से कट करके फिर नीचे आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा और 0 के बराबर या कि उससे बड़ा होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। ये कंडीशन हमेशा अप्लाई होगी, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आगे देखते हैं
कि ये हम समझें। इसके बाद देखते हैं कि अब समझते हैं, अब मेन चीज समझते हैं कि जो होता है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम वो होता क्या है। तो हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 135 और 225 इन दोनों का फाइंड करना है हमें HCF बाय थ्योरम ऑफ यूक्लिड डिवीजन मेथड। ठीक, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से मेथड से हम इन दो नंबरों का HCF निकालेंगे। जो नॉर्मल था उससे तो हम निकाल दिए थे कि बस इसका फैक्टराइजेशन करो, जो कॉमन हो वो HCF कहला जाता है। बट इसमें क्या करना है, इसमें देखते हैं। इसमें हमेशा पहले स्टेप पे क्या कहते हैं, स्टेप बाय समझाते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो हमारा बड़ी नंबर होगी, बड़ी नंबर, इसमें दोनों में से बड़ी नंबर कौन है देखेंगे, कौन सा है 225 है, उसका डिवाइड करेंगे किससे, छोटी वाली नंबर से। ये फर्स्ट स्टेप है, देखते जाइए। तो ये कैसे जाएगा, ये अब इसका भाग देंगे तो कैसे जाएगा, एक से जाएंगे, एक से जाएगा, क्योंकि दो से जाएंगे तो वे इससे इस नंबर से बड़ा हो जाएगा। तो अब इसका करेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 5 में 5 गए, 0 है। 2 से 3 नहीं जाएगा तो इससे आप एक हासिल ले लेते हैं तो 12 हो जाएगा। 12 में 3 गए तो 9 हो जाएगा। अब एक हासिल ले लिए थे तो ये 2 की जगह 1 हो गया, तो 1 में 1 गए 0। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 90 आया। अब इसका इससे डिवाइड नहीं होगा तो अब तो यहाँ पे देखिए हम क्या बताए थे कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा, इसे हम क्या माने थे, इसे हम क्या माने थे, इसे हम B माने थे और इसे A माने थे, और ये हमारा R है। तो R जो है, R हमेशा B से छोटा होगा। B से छोटा है 135 और 90 में कौन सा छोटा है, 90 छोटा है ना, मतलब रिमाइंडर छोटा है। और ये 0 से बड़ा भी है और बराबर भी हो सकते हैं। जब पूरी तरह कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो अभी ये है। अब इसमें हम क्या बताए थे कि फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ये कर दिए। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये 225 को लिखना कैसे है कि जो भाजक है, जो डिवाइजर है, ये क्या होगा कि 135 इंटू 1 प्लस 90, यह इस हिसाब से लिख देंगे। अर्थात कि जो इसे हम मान लेते हैं x, तो ये x बराबर b इंटू ए प्लस आर। अर्थात कि हम इसे लिखेंगे कि जो होगा डिवाइडर इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अर्थात भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। ठीक, इस चीज को, इसी चीज का, इसी शब्द का उपयोग होगा इस मेथड में। तो ये चीज नोट करते जाइए। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि इसके बाद क्या करना है, ये हम लिख लिए। अभी हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, इसे हम इस तरह लिख दिए। अब दूसरे स्टेप पे क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे आया, तो हमारी ये क्या चीज है, ये हमारा भाजक है। ठीक, तो जो भाजक है और जो शेषफल है, शेषफल है, अब इन दोनों को लेंगे, इसे छोड़ देंगे, अब इन दोनों को लेंगे। हमेशा यही करते जाना है। और कब तक करना ये भी बताते कि हम करना कब तक है। तो 135, अब इन 135 और 90 बचा। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, कौन है, 135 है। तो 135 को अब 90 से डिवाइड करेंगे सेकेंड स्टेप में। तो ये क्या हो जाएगा, 90 का फिर एक से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 2 से करेंगे तो 180 हो जाएगा, जो कि 135 से ज़्यादा है। तो एक से डिवाइड करेंगे तो
यहाँ पे 90 नीचे आएगा। अब 5 में से 0 गए 5 और 13 में से 9 गए, 3 में से 9 जाएगा नहीं तो पूरा 13 में से 9 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक 45 आ गया। अब ये हमारा शेष फल आ गया। अब इसे कैसे लिख देंगे, फिर लिख देंगे उसी तरह कि 135 ये बीच का नंबर है, उसके बराबर क्या होगा 90 इंटू 1 प्लस 45। ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास क्या आया था 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ये आया था, यही आया था ना सेकेंड स्टेप में। अब इसके बाद यह तक हो गया, इसके बाद हम करेंगे थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फिर इसको लेंगे, ये हमारा 90 और 45, अगले स्टेप में अब इन दोनों को लेंगे। तो क्या करेंगे, अब इन दोनों 90 और 45, इन दोनों में से बड़ा कौन है 90 बड़ा है, तो 90 को 45 से फिर डिवाइड करेंगे। तो ये कैसे आएगा 45 इंटू 2, 45 दूनी 90। अब हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0। अर्थात कि हम इस तरह डिवाइड तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा शेष फल रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब इसको किस फॉर्म में लिख देंगे, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहां पे देखेंगे कि जो भी यहां पे जब रिमाइंडर आ जाए, जिस ये चीज बार बार लिखेंगे हम, ये सारी चीजें हर स्टेप के बाद लिखेंगे। अब वो स्टेप को ढूंढेंगे जो सबसे लास्ट में आएगा, जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा, 0 आएगा। जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा उसी पे हम देखेंगे कि जो हमारा दूसरा नंबर आता था, मतलब इन दोनों में से यदि हम अगला स्टेप चाहें तो कौन सा 45 और 0 आएगा। तो जो हमारा 0 के अलावा जो भी एक नंबर है यही हमारा HCF कहलाएगा, यही हमारा HCF कहलाएगा। अर्थात अब आप ध्यान दीजिए कि जो हम पहले स्टेप पे किए थे, अर्थात 135 और 225 का HCF हमारा क्या आएगा 45 आएगा। और इसके साथ ये तो आएगा ही, ये तो हमने देख लिया। अब इसके साथ 135 और 90 का भी HCF 45 ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमने इस स्टेप के बाद ये स्टेप किया है ना। यदि हमारे पास ये नंबर दिया होता क्वेश्चन में तो हम यहां से शुरू करते, फिर भी हमारे पास यही फॉर्मेट आती है ना, आती तो यही फॉर्मेट ना, उसके बाद अगला फॉर्मेट अगला स्टेप में ये हो जाता। बस यही होता कि ये वाला पहला स्टेप हमारा गायब हो जाता है। यदि पूछता है कि 135 और 90 का HCF क्या होता है तो उसका भी HCF 45 ही होगा। और यदि वो बोले कि 90 और 45 का HCF क्या होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो भी 45 ही होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो 135 और 225 हो या फिर 135 और 90 हो या फिर 90 या 45 हो, इन तीनों में इसमें भी HCF 45 आएगा, इसमें भी 45 आएगा और इसमें भी 45 ही आएगा, क्योंकि ये एक के बाद एक स्टेप है। ठीक, बस पुराना स्टेप गायब हो जाएगा। तो हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, बस समझना है। फिर पेपर में लिखना कैसे है वो हम आगे जब एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि पेपर में कैसे लिखना है। ठीक, तो समझ में आ गया, तो चलते हैं अब आगे क्या करना है। अब आगे और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल में हम बुक का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, तो बुक के एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल में हमारा दिया गया है, हाँ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 1, इसमें क्या बोला है
कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। जो हम अभी आपको समझाए उसी मेथड से निकालना है। तो अब हम आपको निकाल कर दिखाते हैं कि इसे निकालना कैसा है। तो क्या नंबर है? 4052 और 12576। अभी हम इसको समझाते हैं, लिखना कैसे है वो हम बाद में बताएंगे, उसके लिए वेट कीजिए। हम एक्सरसाइज जब करेंगे तब हम बताएंगे कि लिखना क्या है। अभी आप समझ लीजिए कि करना क्या है, इसमें HCF निकालते कैसे हैं। फिर लिखना तो आप खुद भी लिख सकते हैं, फिर जब आप समझ जाएंगे तो आप खुद लिख जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप खुद बताएंगे हाँ सर अब मैं लिख सकता हूँ। तो चलिए अब HCF कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो चलिए लेते हैं ब्लैंक पेज। और क्या था हमारा? 4052 पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या था? दूसरा नंबर था 12576। 12576। तो हम ये किए थे। अब स्टेप समझते हैं। स्टेप में पहले स्टेप में हमने क्या किया था? अपने रिपीट कीजिए आप। पहले स्टेप में हमने क्या किया था कि जो दो नंबर दिए हुए हैं जिसका हमें HCF निकालना है, उसमें से जो बड़ी नंबर है, बड़ी नंबर को छोटी नंबर से डिवाइड करेंगे। बड़ी नंबर को छोटी नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो जब बड़ी नंबर को छोटी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? अब आप करते जाइएगा, अब मैं एक एक स्टेप नहीं बताऊंगा। भाग देना मैं सिखाऊंगा, भाग देना तो KG1 KG2 में सिखाते हैं सर। तो ये डायरेक्ट मैं बताता हूँ आपको कि ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा तो क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 चौको 12। अब क्या हो जाएगा? 0 7 में 7 में 5 जाएंगे तो 2, 5 में से 1 जाएंगे तो 4, और ये 0 0, ठीक। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आया हमारा कि 12576 का जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बनेगा? 4052 गुणे 3 प्लस 420, ठीक। ये आया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ये हमने लिख दिया तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि जो हमारा ये पहला एक्सप्रेशन आया है उसमें से इस नंबर को और इस नंबर को, अर्थात भाजक को और जो शेषफल है, भाजक और जो शेष है, क्योंकि ये दोनों इन दोनों को नहीं लेंगे क्योंकि ये भागफल है और ये भाज्य है, ठीक। तो ना भाज्य को लेंगे ना भागफल लेंगे, भाजक और शेषफल लेंगे। तो कौन कौन से नंबर हैं? 4052 और 420। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? बड़ा हमारा 4052 है। तो 4052 को 420 से फिर डिवाइड करेंगे। बड़ी अंक को ही छोटी अंक से डिवाइड करते हैं ना। अब इसमें क्या करेंगे? अब ये जाएगा कितनी बार में? 9 बार में। आप एक एक स्टेप करके देखते जाइएगा। ये चीज एक एक पॉइंट नहीं समझाया था, भाग देना नहीं सिखाया कि 1 से करो फिर 2 से करो फिर 3 से करो, ठीक। तो 9 से डायरेक्ट डिवाइड किया गया तो 9। अब इसका डिवाइड करते हैं। 9 शून्य 0, 9 दूनी 18, हासिला 1 और 9 चौको 36 1 37। अब इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2 में 0 गए 2, 5 में 8 नहीं जाएगा तो इधर से रिमाइंडर ले लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में 8 जाएंगे तो 7 आएगा। अब ये 10 में से 7 गए 3 आएगा तो रिमाइंडर हमारा आएगा 3, नहीं ये हाँ ये 10 में ये एक इधर जाएगा तो 272 हमारा रिमाइंडर आएगा। अब आप चेक भी कैसे कर सकते हैं? आपने इसको इससे माइनस किया है ना, अब इसको जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए था। 2 1 कम 2, 7 2 15 और 7 3 1 10, ठीक। तो हमारा अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे?
कि 4052 को कैसे लिखेंगे, भाजक 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 क्या है 420 है, गुणे भागफल क्या है 9 और रिमाइंडर क्या है 272। ठीक, तो ये हमारा ये एक्सप्रेशन दिखते ही हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक, तो हम अब थर्ड स्टेप में जाएंगे और ये स्टेप कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर शून्य नहीं आ जाता। ठीक, तो हमारा दूसरा स्टेप क्या था कि 4052 इक्वल टू क्या था 420 गुणे 9 प्लस 272। ठीक, अब हमारा आया थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि अब फिर इन दोनों को लेंगे 420 और 272 को, तो क्या आया है 420 और 272, इसमें से बड़ा अंक कौन सा है 420, इसको डिवाइड करेंगे 272 से। अब ये दो बार में जाएगा तो ये तो 400 500 से आगे बढ़ जाएगा, तो सिर्फ एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 272, तो 10 में 2 गए 8, 12 में ये एक चला गया तो 11 में 7 गए 4 और 3 में 2 गए 1, 148 आ गया, 148 हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक, अब इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे कि 420 को कैसे लिखेंगे 272 इंटू 1 प्लस 148। अब इसके बाद फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, चौथे स्टेप में फिर हम 272 और 148 को लेंगे, वो तब तक करते रहेंगे जो कितना भी लंबा हो जाए। ठीक, तो 272 और 148, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 272, इसको एक्सप्लेन करेंगे 148 से। अब इसको आप ये चीज मत लिखिए, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको डायरेक्ट ये आ रहा है तो सीधे ये लिख के एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन ऐसे कर दीजिए, ये लिख के एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। बट ये रफ कार्य में करना है तो आप 10th क्लास में है, आपको ये भी शो करना ही है, ताकि एग्जामिनर को जो कॉपी चेक कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि आपने ये कैसे निकाला, आपको निकालते आता है, कहीं आप रट्टा मार के तो नहीं आ गए। तो यहाँ पे ऐसा करेंगे तो उसे समझ में आएगा कि हाँ इस बंदे को आता है, तो वो नंबर काट ही नहीं सकता, उसके पास बहाना ही रहेगा कि कोई नंबर काटे। तो जैसे जैसे करता हूँ बस उसके बीच में लिखना क्या है कि ऐसे करना है फिर वैसे करना है, आपको वो हम एक्सरसाइज करेंगे तब बताएंगे। तो पहले आप समझ लीजिए, तो इसमें फिर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमारा 1 से ही जाएगा, तो 1 से 148, तो इसका फिर जब हम आपको इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 124, 124 रिमाइंडर आया। अब इसको कैसे करेंगे 272 इक्वल टू क्या होगा 148 इंटू 1 प्लस 124। ठीक, 124 आ गया, ये हमारा अगला एक्सप्रेशन आ गया। अब अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए हमारा क्या था 272 148, 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124, 124 था ना, हाँ 124, तो ये आया। अब हमारा इसमें क्या करेंगे कि अपना हमारा कौन सा स्टेप चलेगा, 4 स्टेप हो गए, 5वां स्टेप। 5वें स्टेप में क्या करेंगे कि फिर इन दोनों में से लेंगे 148 और 125, तो 148 और 124, तो 124 में इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो फिर लिखाएंगे 148 को डिवाइड करेंगे 124 को, ये हमारा 2 बार में जाएगा और 2 बार में 148 पूरे तरह से चला जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। सॉरी ये ऐसा नहीं होगा, 2 से कहाँ जाएगा, 1 से ही जाएगा ना, वो तो फिर 2 से जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ आपको यदि ध्यान आया हो, आप पकड़ लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़े हैं तो फिर दिक्कत है, आप सिर्फ कहानी सुन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो
ये सिर्फ एक बार में जाएगा, आएगा 124 ही, तो ये 4 और 2 24 आया रिमाइंडर। ठीक, क्योंकि हमने यदि 2 से किए होते तो 2 से तो 8 4 2 248 हो जाएगा, जो कि 148 से बड़ा है। ठीक, तो एक बार में ही जाएगा। तो फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। 148 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 124 इंटू 1 प्लस 24 रिमाइंडर है। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करना है कि फिर 124 और 24 को लेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, 124 और 24, इन दोनों से बड़ा कौन सा है, 24, 124 बड़ा है, तो 124 को 24 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो 5 चको 20 और 5 दूनी 10 2 12, 120 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 4। इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। ठीक, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। आपको हर स्टेप में समझाता जाऊंगा बार बार वही इस चीज़ को, तो आप खुद को इरिटेट लगने लगेगा, आपको खुद को भी इरिटेशन लगनी, इसलिए हम अगले स्टेप में बस प्रोसेस करना है वो जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के बाद ये इसमें क्या क्या आया है 124 इक्वल टू आया है 24 इंटू 5 प्लस 4 आया है। तो हमारा कौन सा स्टेप है, 7वां स्टेप है। शिक्षक स्टेप हो गया, 7वां स्टेप। 7वां स्टेप में क्या होगा, फिर हम ले लेंगे 24 और 6 को। तो क्या करेंगे, 24 और 6 लेंगे तो सबसे बड़ा कौन है, 24 है। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 चौको 24, ये पूरा कट गया है। अब हमारा आ गया है रिमाइंडर, तो 24 इक्वल टू क्या हो गया, 6 इंटू 4। हमेशा इसी साइड को लेना है, 4 इंटू 6 कभी मत कर देना, क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो सेम होगा, लेकिन सबसे पहले हमारा क्या होगा, डिवाइजर ही होगा, भाजक ही होगा, प्लस यहाँ पे 0। अब हमारा आ गया, ये 7 स्टेप करने के बाद हमें मिला है रिमाइंडर पे 0। जो लास्ट एक्सप्रेशन है उसी में जिसमें रिमाइंडर आया है उसी का ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा भाज्य, ये हो जाएगा भाजक, और ये हो जाएगा भागफल, और ये हो जाएगा रिमाइंडर। तो जो लास्ट स्टेप है जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा उसका जो भाजक होगा, उसका जो भाजक होगा वही हमारा HCF कहलाएगा। मतलब जो डिवाइजर होगा वही हमारा HCF कहलाएगा, जिसमें रिमाइंडर 0 हो। तो इसका HCF क्या आ गया हमारा CF 6। अर्थात हम ये कहेंगे जो आपको हम पहले बताए थे कि इसमें कौन कौन से एक्सप्रेशन आए थे। पहला एक्सप्रेशन क्या आया था हमारा, स्टार्टिंग में क्या था, 12,576 और 4,052। दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ था हमारा, 4,052 और 420। तीसरे स्टेप में था 420 और 272। चौथे स्टेप में था 272 एंड 148 148। पांचवें स्टेप में था 148 और 124। सिक्स स्टेप में था 124 एंड 24, और सेवंथ स्टेप में था 24 एंड 6। तो इन सारे नंबरों में इतने सारे एक्सप्रेशन आए, इन सब का हमारा सिर्फ इसी का नहीं आया है CF 6, इन सभी का HCF 6 ही आएगा। आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि यदि ये नंबर देगा तो आपको यही स्टेप करना पड़ेगा ना, इसके बाद ये सारे स्टेप हो जाएंगे, ये स्टेप गायब हो जाएगा। यदि आपसे बोल दिया कि 148 और 24 का निकालिए, 148 24 का निकालिए, तो आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। इसमें आपको इससे 148 को 124 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सारे जो ऊपर के 4 स्टेप हैं वो स्टेप आपको करना ही नहीं पड़ेगा, बस ये 3 स्टेप करेंगे, पर लास्ट में तो यही आएगा ना, ये एक्सप्रेशन आएगा, तो उसमें भी HCF 6 ही आएगा। अर्थात इन 7 में से सातों स्टेप में से हर सभी का, इन सभी नंबरों का HCF 6 ही आएगा। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से रिपीट करके
सुन लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, और देखते देखते आप इतना मगन मत हो जाइए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक, और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा जरूर से जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर चलते हैं 2 पर, ठीक। एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक। तो ये चीज को एक्सप्लेन करना है। जो धनात्मक सम संख्याएं होती हैं वो 2q के रूप में होती हैं, और जो धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वो 2q प्लस 1 के रूप में होते हैं, जहाँ q एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब नंबर्स, सारे नंबर। पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक सम संख्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को 9th क्लास का आप फर्स्ट चैप्टर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में है, या कि वीडियो के लास्ट में यहाँ पे एक वीडियो शो करेगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को करना कैसे है वो देखते हैं। तो उसके लिए एक ब्लैंक पेज लेते हैं, ये आया हमारा ब्लैंक पेज। अब इसको समझते हैं कि कैसे करना है जी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक धनात्मक सम संख्याएं, धनात्मक, पेन चेंज कर लेते हैं, धनात्मक सम संख्या अर्थात पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पहले हम देखेंगे इसको किस फॉर्म में हमें शो करना है, 2q के फॉर्म में, ठीक। ये 2q के फॉर्म में होता है, ये हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक। तो पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव इवन इंटीजर होते कौन से हैं। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और जैसे पूरा इनफाइनाइट तक होगा, जो कि इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। पॉजिटिव मतलब धनात्मक साइड, मतलब जो नंबर सिस्टम होते हैं उसके दाएं साइड, लेफ्ट राइट साइड, ठीक। इधर होते हैं ना 1 2 3, तो ये इधर पॉजिटिव नंबर चाहिए, पॉजिटिव इवन नंबर चाहिए, ठीक। अब ये हमारा पॉजिटिव नंबर आ गए। अब इनको देखना है कि 2q, जो 2q लिखा है उसमें मतलब क्या है कि हमें 2 से डिवाइड करना है। q जहां एक q एक पूर्णांक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि q एक पूर्णांक है, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन में दिया है ना, q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, ओके। तो ये देखना है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, हर स्टेप में क्या करेंगे, हमारा पहला नंबर लेंगे 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2, रिमाइंडर आया 0। फिर 4 से करेंगे, 4 को 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर आया 0। 6 लेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, रिमाइंडर आया 0। 8 लेंगे, 8 को लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चाको 8, रिमाइंडर आया 0। इसी तरह आपको पेपर में करना है, ये ध्यान रखिएगा। जो बुक में दिया है कहानी लिख के उसको करने की जरूरत नहीं है आपको, अब मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, उसी तरह आपको लिखना है कि धनात्मक सम संख्याएं क्या होती हैं, ये आप लिखेंगे। मैं ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हूँ, इसको पूरा लिखना है आपको। ये धनात्मक संख्याएं होती हैं, उसके बाद अभी एक इन स्टेप में ऐसे एरो बना के आप ऐसे लिखेंगे कि पहले स्टेप में ये है, दूसरे स्टेप में ये है, तीसरा नंबर हमने लिया 6, चौथा नंबर 8 लिया, और उसके बाद 5वां नंबर 10 भी ले लेते हैं कि 2 पंचे 10, यहाँ पे रिमाइंडर आया 0। अब इसको एक्सप्रेशन कैसे करेंगे कि अब जो हमारा जो मेथड है उस मेथड से देखेंगे, यूक्लिड जो मेथड है
उसमें क्या है कि डिवाइजर बराबर क्या होता है, डिविडेंड। हाँ, डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अर्थात भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस रिमाइंडर। ठीक, इनको अब इन सभी को एक्सप्लेन करना है तो इन्हें इस फॉर्म में लिखिए, इन सभी को इस फॉर्म में लिखिए। तो हम इधर लिखते हैं, ये छोटा सा लिख देते हैं इसे ताकि हमारे पास जगह बच जाए। नेक्स्ट पेज में लिखेंगे तो हमें फिर समझ में नहीं आएगा। तो ये लिखते हैं। तो पहले क्या लिखते हैं कि सबसे पहला नंबर आया हमारा 2, तो 2 को कैसे लिखेंगे, 2 इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 0, इसका एक्सप्रेशन हो गया। 4 को क्या करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 0। 6 को क्या करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 0। 8 क्या होगा, 2 इंटू 4 प्लस 0। और 10 हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 0। अर्थात अब इसमें ध्यान देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या आया, ये बता क्या रहा है, 2q। तो ये सारे नंबर हैं, ये कौन से नंबर हैं, कौन से नंबर हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर। ये सभी नंबर हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक, इसमें से इन सभी में देखो, इन सभी में 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इन सभी में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। तो ये Q क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि क्या है ये, Q एक पूर्णांक है। ठीक, तो पूर्णांक है तो हमने Q पूर्णांक ही है ना, 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, आगे इस टाइप में करते जाएंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी आएगा, ये बढ़ता जाएगा। इसे हम ले लेते हैं Q। इन सभी को एक फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक ना, इनमें से 2 कॉमन है तो 2 ले लिए, इसमें से एक पूर्णांक है, इंटीजर्स है, तो Q लिख दिए, प्लस हमारे पास सब में क्या आ रहा है, इधर भी सब में आ रहा है 0, तो ये लिख दिए, मतलब 2Q प्लस 0। अब 0 नहीं लिखेंगे तो ये अकेले पास हो जाएगा 2Q। तो हम इसे प्रूव कर दिए ना, पूरा एक्सप्लेन कर दिए कि एक धनात्मक सम संख्या, ये जो धनात्मक सम संख्या है, जो हमारा ये यहाँ पे आया है, यहाँ पे जो धनात्मक सम संख्या है, ये सभी में हम इनको सभी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2Q, ये हम 2Q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, अब इसी का अगला स्टेप भी दिया है। अगला स्टेप क्या दिया है कि क्या बोला है क्वेश्चन में कि पॉजिटिव, हमने इवन इंटीजर का निकाला, अब बोल रहा है कि ऑड इंटीजर का क्या होगा, ऑड इंटीजर। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब धनात्मक विषम संख्या। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, ऑड इंटीजर में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, डैश 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 डैश, ये 11 होगा, तो ये डैश डैश करके पूरा इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक, तो इसमें फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमें 1 का डिवाइड करना है, और ऑड और इवन क्या होंगे, सिर्फ 2 से हम कर सकते हैं ना, कि ऑड है 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऑड है, तो हम 2 ही लेंगे, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन प्रूफ क्या करना है, 2Q प्लस 1। तो हमें
जो क्यू के साथ दिया है ना उसमें ही हमेशा उन नंबरों का डिवाइड करना है, ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे भी देखेंगे, यहाँ पे आगे क्वेश्चन में आएगा 4q+1 को डिवाइड करना है, एक्सप्लेन करना है, तो हम हर नंबर को जो भी हमारा जो ये इधर दिया रहेगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 से डिवाइड करना है, तो चलिए करते हैं। तो पहला हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है 1, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 को 1 से करेंगे तो ये तो एक बार में ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है कभी, रिमाइंडर हमेशा शून्य से बराबर या शून्य से छोटा होता है, एक्सप्रेशन हमने देखा है। तो इसका हम 2 शून्य करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, ठीक। 3 करेंगे, 3 को करेंगे तो 2 एक कम 2, रिमाइंडर आया 1। 5 से करेंगे तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर आया 1। 7 ले लेंगे, 2 से डिवाइड करें 2 तिहाई 6, रिमाइंडर आया 1, ठीक। इन सभी को उसी तरह हम 9 का भी निकालेंगे और 11 का भी निकालेंगे, ठीक। तो वो तो बहुत आगे निकाल सकते हैं, लेकिन हम 4 या 5 करके पेपर में भी हम 4 या 5 ही करके दिखाएंगे, ठीक ना, क्योंकि तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, कितने को निकालते रहोगे, हैं। तो अब इसको किस फॉर्म में निकालना है, किस फॉर्म में लिखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक। तो इसमें भाजक क्या है, भाजक हमारा 1 है, नहीं भाजक हमारा क्या है 1, नहीं भाज्य, सॉरी भाज्य, भाजक तो यहाँ है ना, भाज्य क्या है हमारा 1, ये नंबर हमारा भाज्य होते हैं, ये सारे जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं ये हमारे सभी भाज्य हैं। तो 1 बराबर क्या लिखेंगे 2 इंटू 0, भाजक क्या है 2 है, शेषफल क्या है 0 है, नहीं भागफल क्या है 0 है, और शेष कितना है इसमें 1 आया, ठीक। अर्थात इधर हम देखते हैं कि हमारा भाज्य क्या है 1, उसको भाजक 2 इंटू 0 प्लस 1, दूसरा भाज्य क्या है 3, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1, अगला 5 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1, अगला 7 है, 7 क्या है 2 इंटू 3 प्लस 1। फिर इसमें आप ध्यान दिए कि ये हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, इन्हें हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे क्या है 2 कॉमन है तो 2 लिख दिए। अब यहाँ पे फिर इंटीजर है, इंटीजर 0 1 2 3 4 ये सारे इंटीजर हैं, तो इंटीजर को क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में ही दिया है कि क्यू एक इंटीजर है, तो इंटीजर की जगह हम क्या लिख देंगे क्यू लिख देंगे, प्लस दूसरे स्टेप, इस स्टेप में क्या था कि सब में रिमाइंडर आया था 0, इसमें क्या है सब में रिमाइंडर आया 1, तो वहाँ पे 0 आया तो 0 लिखे थे, अब यहाँ पे 1 आ रहा है तो प्लस 1 लिख दिए, तो ये भी एक्सप्लेन हो गया, हमारा फॉर्म आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था 2q + 1, ये हमारा आ गया आंसर में 2q + 1। तो इसी तरह आपको करना है कि पहले ये लिखना है, फिर आपको एग्जाम्पल लिखने की ये है, उसके बाद ये एक्सप्लेन करेंगे आप, फिर बोलेंगे कि इनको हमें इस फॉर्म में लिखना है कि भाजक भागफल शेष, इस फॉर्म में लिखना है। फिर इसके नीचे ही आप ऐसे लिखेंगे कि हमारा भाज्य ये है, ये जो हमने लिखा ना भाज्य ये है, भाजक ये है, से भागफल ये है, शून्य शेष ये है। इसको जितना भी आप जितने एक्सप्रेशन यहाँ पे शो करेंगे उतने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप करेंगे कि उसके बाद एक्सप्लेन करके लिख देंगे कि ये हमारा ऑड इंटीजर है, इसमें हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और लास्ट में कि आप लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड, मतलब हमने ये एक्सप्रेशन शो कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, ठीक। हम ये एग्जाम्पल पूरी तरह से समझ चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हमारा कौन कौन सा एग्जाम्पल हो गया है, एग्जाम्पल 2 हो गया है, 1 हो गया। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि दर्शाइए, फिर से वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का
होता है जहां q एक पूर्णांक है। ठीक, अब इसे इस तरह एक्सप्लेन करना है। तो क्या बोल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। इसे हम स्टेप वाइज नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे और समझाएंगे सिर्फ आपको, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है ना, फिर आपको भी लेंदी लगेगा। तो चलिए चलते हैं ब्लैंक पेज पर और समझते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से कहलाते हैं, धनात्मक विषम संख्या कौन कौन से, अब अभी आपको हमने बताया कि कौन कौन से कहलाते हैं, कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे नंबर पॉजिटिव ऑड इंटीजर कहलाते हैं। बस इसे एक्सप्लेन क्या करना है, 4q + 1 के रूप में, या कि 4q + 3 के रूप में, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक, इस बात को ध्यान रखना। तो हम पहले लिखते हैं कि पहला अंक लेते हैं, पहला 1, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हमने 2 क्वेश्चन को बहुत स्लोली समझाया है, अब हम फास्ट कर रहे हैं कि इसको भी स्लोली समझाएंगे तो आप बोलेंगे सर बहुत लेंदी हो रहा है, ठीक। तो 1 लेंगे, पहला अंक लेते हैं हम यहाँ से। अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमारा 2q + 1 था, तो हमने किससे डिवाइड किया था, 2 से किया था। अब हमारे पास क्या है, 4q + 1 है, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 4 से करेंगे। जो q के साथ होगा उसके साथ जो नंबर होगा उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा नहीं, तो 0 से जाएगा, तो 0, एक रिमाइंडर आ गया, ठीक। उसके बाद हम 3 लेंगे, इसको 4 से करेंगे, फिर कुछ नहीं आ रहा है, 0 से जाएगा, तो फिर 0 आएगा और हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3। उसके बाद 5 लेंगे, 4 से करेंगे तो 4 एक कम 4, रिमाइंडर आएगा 1। फिर हम लेंगे 7, तो 7 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक कम 4, रिमाइंडर आएगा 3। उसके बाद लेंगे 9, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर आया 1, ठीक। तो हम फिर क्या करते हैं, अगली स्टेप में क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे शेषफल, सॉरी भागफल, शेषफल, भागफल प्लस शेषफल, ठीक। अर्थात ये होगा डिवाइडर, ये हो जाएगा डिवाइजर, ये हो जाएगा कोशिएंट और ये हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा अपने से देख लीजिएगा, हैं। तो क्योंकि हर एक शब्द लिखते जाऊंगा तो बहुत टाइम बर्बाद होगा, ठीक। तो रिमाइंडर है, कोशिएंट है, डिवाइजर है और डिविडेंड है, ठीक। तो इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा इसमें भाज्य क्या है, 1 है, 1 को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, 4 × 0 + 1। 3 को करेंगे 4 × 0 + 3। 5 को करेंगे 4 × 1 + 1। 7 को करेंगे 4 × 1 + 3। और अगले स्टेप में क्या है हमारा, 9 है, 9 को कहेंगे 4 × 2 + 1। तो हमने क्या देखा, अब हमें देखिए, देखा क्या हमने कि 1 के साथ 4 तो सभी में है, 4 तो सभी में है, तो हमने 4 लिख दिया। उसके बाद क्या है कि 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, यहाँ पे फिर 2 आ गया, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, तो ये भी क्या है, हमारा पूर्णांक है। तो 4q प्लस के साथ क्या करेंगे, हमारे साथ क्या आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, फिर इसमें 1 आ रहा है, फिर 3 आएगा। तो मतलब क्या है, 1 भी आ रहा है, अब अगले स्टेप में जाएंगे, और 3 भी आ रहा है, अर्थात 4q + 1 या कि भी 4q + 3, ये दोनों एक्सप्रेशन आ रहे हैं हमारे पास। अब वही एक्सप्रेशन हमें प्रूफ भी करना है, तो हम प्रूफ कर दिए ना कि 4q + 1 भी आ रहा है, 4q + 1, 4q + 1, 4q + 1, और 4q + 3 भी आ रहा है, क्योंकि ये इसमें 4q + 3 आ रहा है,
7 वाले में 4q+3 आया है, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि 4q+3 भी आता है। ठीक, तो हमारा एग्जाम्पल में भी यही शो कर रहा है। ये देखिए, ये 4q, 4q+1, 4q+2, 4q+3, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और हमें लास्ट में, क्योंकि हमारा विषम संख्या लेना है, तो ये जब ये करेंगे तो हमें सम संख्या देगा, ये करेंगे तो हमें सम संख्या देगा, लेकिन हमें विषम संख्या चाहिए तो हमें ये और ये एक्सप्रेशन के रूप में मिल जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अब अगले एग्जाम्पल पे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में या कि जब कभी रिवीजन करूँगा, यदि कमेंट में ज़्यादा बच्चों का डाउट रहा तो मैं उस एग्जाम्पल का जो भी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी बच्चों का होगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। बस आप रेगुलर बने रहिएगा, आपका डाउट कभी भी क्लियर हो सकता है। ज़्यादा हुआ तो हम आपका जूम मीटिंग में भी डाउट क्लियर कर देंगे, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बट आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है ये देखिए कि एग्जाम्पल क्या रहा है ये, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं, 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा वे ढेरियां बर्फी की परात के न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितने बर्फियां रखी जा सकती है। तो ये जो हम HCF निकालते थे ना, उसी को एक्सप्लेन करके दे दिया है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि HCF है। अब हम वो चीज़ समझाते हैं आपको कि हमें पता कैसे करेगा कि इतना एक्सप्लेनेशन, इतना लंबा क्वेश्चन दिया है, वो HCF ही निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, वो कैसे पता चलेगा। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आपके लिए एग्जाम्पल है कि 8 और ले लेते हैं 24, इन दोनों का HCF निकालेंगे तो आप किसी मेथड से HCF निकाल लीजिएगा। इस HCF आएगा 8, तो 8 को इससे डिवाइड करेंगे, 8 को इसको दो, मान लीजिए 8 बर्फियां ये हैं, 8 कलर के मान लीजिए बॉल है, ये काले कलर के बॉल हैं और ये हमारा लाल कलर का बॉल है, रेड कलर का बॉल है। ठीक, तो ये 24 रेड कलर के बॉल हैं और ये काले कलर के बॉल हैं। तो ये मान लीजिए क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिनको इसके साथ, ऐसा अधिकतम बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर है जिसको इनके फॉर्म में लिख देंगे और सब में बराबर होना चाहिए। तो ये 8 को इससे करेंगे तो एक बार 8 आ गया, ये हमारा ब्लैक कलर का हो गया। अब इसको 8 करेंगे तो एक 8 का ढेर बनाएंगे। अब रेड कलर का ढेर बनाना है, ठीक है ना, एक 8 का ढेर बनाए, फिर दूसरा 8 का ढेर बनाए, तीसरा 8 का ढेर, ये पूरा 24 हो गया, ये 24 हो गया, ये इसी पार्ट हो गया। तो हम 8 का ही ढेर बनाना है हमें। ऐसा इन दोनों में से ऐसा कौन से नंबर का ढेर बनाएं ताकि हमारा सब पूरा ढेर, यदि एक टोकरी ले रहे हैं तो एक टोकरी में 8 ही आ रहे हैं, तो हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, किसी में 7 या किसी में 6, ये मिक्स नहीं होना चाहिए, सभी में एक ही नंबर आना चाहिए, जो नंबर क्या है 8। तो इसमें भी 8 है, 8 8 8, पूरी तरह 8 कर लिए। मतलब हमें कितने टोकरी चाहिए, यदि बोल देंगे टोकरी कितनी चाहिए तो टोकरी कितनी चाहिए, काले बाल के लिए सिर्फ एक टोकरी चाहिए और लाल बाल के लिए एक टोकरी, दो टोकरी, तीन, क्योंकि एक टोकरी में 8 ही बॉल आ सकते हैं। तो हमें लाल बॉल के लिए 3 टोकरी चाहिए, मतलब टोटल 4 टोकरी चाहिए। हर टोकरी में 8 बॉल आएंगे, 8 क्या आएगा, HCF आएगा। ठीक, 8 क्या होगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक, तो अब क्वेश्चन पे देखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, छोटा एग्जाम्पल लेके किया। तो अब एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि हमारे पास, जैसे हमने लिया था तो हमारे पास क्या बोला है कि 420 काजू हैं और 130 बादाम है। ये काजू हैं और ये बादाम है। ठीक, तो 420 और काजू,
अब इसको क्या बोल रहा है कि हमें ढेर बनाना है। जैसे हमने 8 और 24 का कितने का ढेर बनाया था, 8 8 का ढेर बनाया था। तो 8 कैसे आया था, हमारा HCF से आया था। तो हमें भी इन दोनों में से ढेर बनाना है जो कि साथ में हो, इसे हम HCF निकालेंगे। तो HCF से हम उस तरह जल्दी निकालते हैं। अब उस जो मेथड है उससे नहीं निकालेंगे, हम अपने डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड है हमारा कि 420 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 शून्य शून्य, ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। 420 है हमारा, 2 लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 शून्य, फिर 2 से कटेगा 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, फिर कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, फिर कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21, फिर 7 से कटेगा 1, और दूसरा है 130, फिर इसको लाएंगे, 2 से कटेगा 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, फिर 5 से कटेगा 5 एक कम 5 3 15, फिर 13 से कटेगा 13 कम 13। ठीक, तो हमारा क्या होगा, 420 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, और 130 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 13। तो इसमें से क्या क्या, इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन है तो हम निकाल लेंगे 2, इसमें इस पास 5 कॉमन है, निकाल लेंगे 5। अब उसके अलावा कोई कॉमन है, क्योंकि HCF में हम दोनों में कॉमन निकालते हैं और जो जो कॉमन है सिर्फ उन्हीं को लेते हैं। LCM में क्या होता है, जो कॉमन है उनको तो लेते हैं एक एक बार और बाकी जो बचे हैं उन सबको ले लेते हैं। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, इसमें पहले HCF निकालना है। तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, 10। मतलब कि हम 10-10 का ढेर बनाएंगे। हमारा HCF क्या आएगा दोनों का, 420 420 और 130 का HCF हमारा आया है कि 10। HCF क्या है, 10। मतलब हमारा उत्तर आएगा कि हमें 10-10 का ढेर बनाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को भी हम पेपर में कैसे लिखेंगे वो हम एक्सरसाइज में बताएंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे अब हमें क्या बोल क्या रहा है, हम निकाल लिए कि ऐसी ढेरियां बनाना चाहिए कि प्रत्येक ढेरी में बर्फ की संख्या समान रहे। तो समान कितने कितने रहेंगे, समान रहेंगे 10-10 के ढेरियां रहेंगी। अब बोल रहा है कितने ढेरियां रहेंगी, जैसे हमने बोला ना ये 8 की ढेरियां रहेंगी, लेकिन कितनी ढेरियां रहेंगी, हमें इसको ब्लैक माने थी, इसको रेड माने, तो ब्लैक की 1 थी और रेड की 3 थी, मतलब टोटल 4 ढेरियां थी और हर ढेरिया में 8-8 थे। उसी प्रकार पूछा कि हमें कितनी ढेरियां चाहिए, न्यूनतम कितने ढेरियां चाहिए और हर ढेरी में कितने रहेगा। हर ढेरी में कितना रहेगा, 10-10 रहेगा, वो हम निकाल लिए। अब कितने ढेरियां बनेगी, तो इसको क्या हमने क्या किया था, इससे इसको डिवाइड किया था। 8/8 1 आया था और 24/8 3 आया था। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 420/10 क्या करेगा, क्या आएगा, 42 आएगा, और 130/10 ये आ जाएगा 13। अर्थात कि जो काजू की हैं 420 उसकी 42 ढेरियां बनेंगी, हर ढेरी में 10-10 होंगे। उसी प्रकार बादाम की 130 बादाम में 13 ढेरियां बनेगी और हर ढेरी में 10-10 बादाम होंगे। तो जो 10 होगा वो HCF होगा और जो 42 और 13 होंगे उतने ढेरियां बनेंगी। ठीक, तो इन ढेरियों में देखते हैं, ये हमारा आया 10। अब ढेरियां कितनी बनेगी, इसमें तो सिर्फ पूछा है कि हर ढेरी में कितनी रहेंगी। तो इसलिए प्रत्येक, इसको इरेज कर लेते हैं आपको ताकि अच्छे समझ में आए। तो इसमें क्या बोला है कि हमें 420 और 130 का HCF 10 आया, इसलिए प्रत्येक, ये हमें प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 का ढेरी बनाएगा। ये बोल दिया। यदि क्वेश्चन में दे देते कितने ढेरी बनाएगा, तो हमने क्या निकाला था, 420 में 42 यहाँ से और 13 यहाँ से, तो 3 2 5 और 5, मतलब टोटल 55 ढेरियां बनाएगा। ढेरियां 55 बनाएगा, लेकिन 10-10 की ढेरी बनाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसमें इस मेथड से किया, यूक्लिड एल्गोरिथम से किया है, यूक्लिड एल्गोरिथम से किया है, हम इस मेथड से नहीं किए हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हमें
कहीं पे क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि हमें किस मेथड से निकालना है। यदि इसमें बोला होता है कि हमें उस मेथड से निकालना है, आप इससे भी निकाल सकते हैं। आप किसी, यदि मेथड नहीं बोला है क्वेश्चन में कि किस मेथड से निकालना है, तो आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब पहुंच गए हम किसमें, एक्सरसाइज में। ठीक, एक्सरसाइज में पहुंच गए हैं। तो अब हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज आप लोग करेंगे, बस हम हर क्वेश्चन को समझाएंगे और एक्सप्लेन कर देंगे। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में ना आए वो आप बता दीजिएगा, ताकि हम आपको अच्छे से अलग से वीडियो बनाकर हम समझा देंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि मैं जो इतना एक्सप्लेन किया हूँ 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट से, वो आपको समझ में आएगा। एक्सरसाइज आप अपने खुद से कर लेंगे, पर फिर भी हर क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्या में एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन थ्योरम का निकालना है। तो हमने 135 225 का निकाल दिया था। ठीक, पहले क्वेश्चन जो पहला एग्जांपल हमने शो किया था इसी को किया था, 135 और 225। इसका क्या आया था आपको याद है, 45 आया था एचसीएफ। ठीक, तो ये देखिए उसी प्रकार दिया है। ये देखिए 135 में सबसे पहले बड़ी संख्या को लेंगे। अब लिखना कैसे है यहाँ पे देख लीजिए, कैसे लिखना कैसे है पेपर में, ये चीज को अच्छे से समझ लीजिए। ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। ठीक, तो क्या बोले, क्योंकि 225 बड़ी है, हमने बताया था कि जो बड़ी संख्या है उसको लिखना क्या है। आप लिखते क्या हैं, मैं तुम्हें वही लिखते हैं जो हम कर रहे हैं, उसे एक्सप्लेन करके विस्तार पूर्वक लिख देते हैं, ताकि चेक करने वाले को समझ में आ जाए। उन्हें तो समझ में वैसे भी आ जाएगा, लेकिन कोई जो पहली बार पढ़े ना उसे भी समझ में आए कि कर क्या रहा है बंदा, किया क्या गया है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है, क्योंकि 225 में 135 बड़ी है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 225 और 135 में करने पर हमें प्राप्त होगा। इन दोनों का डिवाइड हम डायरेक्ट डिवाइड करते थे ना इस तरह, तो आप डिवाइड कर भी सकते हैं, इसमें दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इसे आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये पहला एक्सप्रेशन ला दिया, ये पहला एक्सप्रेशन। उसके बाद फिर बोला है कि 90 जीरो के बराबर नहीं है। ये जो 90 क्या है, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर जीरो के बराबर नहीं है। हमने बोला था कि जब तक रिमाइंडर जीरो ना आया तब तक हम करेंगे। तो इसमें जीरो नहीं आया, तो ये बोल दिया कि जीरो अभी नहीं आया है। तो फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 90 का निकालेंगे। इसमें से 135 बड़ी है, तो फिर दूसरा एक्सप्रेशन लाए यहाँ से। फिर उसी प्रकार फिर बोलेंगे कि हमारा जो 45 है वो जीरो के बराबर नहीं है। उसके बाद फिर 90 और 45 का निकालेंगे तो तीसरा एक्सप्रेशन आएगा। तीसरे एक्सप्रेशन में हमें ये बोल देंगे क्योंकि शेष शून्य है। अब हम बता दिए कि शेष शून्य आ गया है, इस प्रक्रिया को यही रोक देंगे, क्योंकि शून्य आ गया है तो हम इस प्रक्रिया को यहीं पे रोक देंगे। इसलिए क्योंकि इस समय भाजक 45 है, भाजक 45 हमने बोला था कि यहाँ पे होता है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक, तो हमें क्या, ये जो भाजक है ये हमारा भाजक आ गया 45, इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। ठीक, समझ में आ गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये हमें उसके पहले भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था, दोबारा एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि पहले वाला समझा हुआ, यदि आप यहीं पे समझेंगे कि लिखना कैसे है तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब नया क्वेश्चन है 195 और 38,220 अर्थात 196 और 38,220। तो इसमें से फिर स्टेप निकालेंगे, क्योंकि 38,220 बड़ी है, यूक्लिड मेथड से प्रयोग करके इसका एक्सप्रेशन कैसे होगा, ये एक्सप्रेशन निकल जाएगा पहला, और पहले एक्सप्रेशन में ही हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया। पहले एक्सप्रेशन में भी हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया, अर्थात हम कह देंगे फिर आगे स्टेप करने नहीं है, क्योंकि शेष प्राप्त हो गया हमें। क्योंकि इसमें भाजक क्या है, भाजक हमारा क्या है 196, तो 196 हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है 167 और 255, तो इसमें भी करेंगे तो
867 887 बड़ी है, इसको फिर एक पहला एक्सप्रेशन लाएंगे, उसमें जो आएगा अभी रिमाइंडर नहीं आया, दूसरा एक्सप्रेशन लाएंगे उसमें रिमाइंडर नहीं आया, तीसरा एक्सप्रेशन है, 3 एक्सप्रेशन में इसमें रिमाइंडर है। अब इसमें रिमाइंडर है तो इसमें देखेंगे भाजक क्या है, भाजक 51 है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि 887 और 225 का HCF हमारा 51 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, इंग्लिश वाले यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और नहीं तो बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक, बस यही है, बस मैं बताता गया हूँ, उनको एक्सप्लेन कैसे करना है कि इंग्लिश वालों को कि इट इज़ पॉजिटिव इंटीजर, एक्सप्लेन द पॉजिटिव इंटीजर 6q+1 है, ये क्वेश्चन में है। तो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में प्रदर्शित करना है। q एक पूर्णांक है, q एक इंटीजर है। ठीक, तो हमें लिखना कैसे है, अब हमने पहले क्या था 2q निकाले थे, फिर निकाला 4q+1 और 4q+3। तो हमने क्या किया था, जब 2q निकाला था, q एक क्या है, इंटीजर है, तो हमने इंटीजर लिया था, क्या है, धनात्मक विषम संख्या। धनात्मक विषम संख्या 1, 3, 5, 7 ये सारी चीज़ें धनात्मक विषम संख्या कहलाती है। ठीक, तो हमने क्या किया था, ये एक्सप्रेशन लाने के लिए इन सभी में से 2 का डिवाइड किया था, ये एक्सप्रेशन लाने के लिए हमने ये इस 4 का डिवाइड किया था। अब हमें क्या बोला, 6q चाहिए हमें, तो हम इन सभी को 6 के फॉर्म में लिखेंगे। अब 6 के फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम वही करेंगे, वही 1 का 6 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 एक रिमाइंडर आएगा, फिर 3 का करेंगे तो फिर 0 आएगा और 3 रिमाइंडर आएगा, और उसके बाद 5 करेंगे तो फिर 6 का करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, 5 आएगा रिमाइंडर, यहाँ से 5 आएगा रिमाइंडर, फिर हम 7 से करेंगे तो फिर यहाँ पे 1 रिमाइंडर आएगा। तो अब जब एक्सप्लेन करते जाएंगे तो हमें क्या क्या रिमाइंडर मिल रहा है, 6q तो सभी में आएगा, 6q तो सभी में आएगा, पर रिमाइंडर क्या क्या मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है। देखिए रिमाइंडर 1 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है। उसी प्रकार ये क्या कह रहा है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ये 3 वन है। बस इसको लिखना क्या है, यह आपको समझ में आया होगा। लिखना क्या है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b 6 है। ठीक, b जो हमने बोला था ना कि जब इधर भाग देंगे तो इसे हम b मानेंगे और इसे हम a मानेंगे, सबसे शुरू में आपको बताया था। ठीक, और इधर रिमाइंडर को हम r मानेंगे और इसे हम x माने थे। ठीक, तो माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं a हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या जो 1, 3, 5, 7 हैं, ये a के रूप में मान लिया है इसे। ठीक, नहीं ये तो x हैं, ये x हैं क्योंकि ये बीच में रहेंगे, ये x हैं। और जो हमारा a है, a क्या होगा, जो भी हमारा भागफल आएगा वो a कहलाएगा, और जो हम जिसे भाजक देंगे वो 6 कहलाएगा। ठीक, तो यूक्लिड मेथड से a = 6q+r होगा, q हमेशा 0 से बड़ा होगा, और r क्या क्या होंगे, रिमाइंडर क्या क्या आएगा, a 0 आएगा, 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रिमाइंडर आ सकता है, लेकिन हमें इसमें क्या रिमाइंडर चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपको बताया कि r 0 से बड़ी या कि 6 से छोटी होगी। ठीक, तो a होगा 6q, यदि ऐसा रिमाइंडर ये आएंगे 0, 1, 2, 3, 4 आएंगे तो हमारा a = क्या क्या होगा, 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5 ऐसे आते जाएंगे। ठीक, लेकिन हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में क्या है, धनात्मक विषम संख्या है, तो उसमें विषम संख्या के लिए हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, 3 चाहिए और 5 चाहिए। ठीक, तो इसमें हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें निकालना क्या है। यदि इवन का बोलता तो हम इवन लेते हैं, ऑड का बोला तो हम ऑड लेंगे। ऑड लेंगे मतलब ऑड 1, 3, 5, फिर आगे बोलते 7, लेकिन हमें सिर्फ निकालना है 5 तक ही।
तो इस प्रकार 6q+1, 6q+3 और 6q+5 सभी 2q+1 के रूप में, जहाँ k एक पूर्णांक है, इसलिए 6q+1 और 6q+3, 6q+5 सभी 2 से विभाज्य नहीं है। 2 से विभाज्य नहीं है मतलब ये विषम संख्याएं हैं। ठीक, 2 से विभाज्य होते तो वो समसंख्या कहलाता। इस बात का ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार सभी विषम पूर्णांक, और इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ठीक, समझ में आ गया? आई थिंक नहीं समझ में आया तो आप पुराने क्वेश्चन को भी आप एक्सप्लेन कीजिए, जो हमने समझाया था उसे समझिएगा और इसे समझिएगा। खुद भी आप जब खुद अपने हाथ से कर लेंगे, आप खुद एक्सप्लेन कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, आप दोबारा कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे। वैसे बहुत टाइम हो गया है। तो तीसरे क्वेश्चन क्या है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना का टुकड़ी को 32 सदस्यों को एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अब हमें फिर से निकालना है। सेम क्वेश्चन है, जैसे हम काजू और बादाम वाले निकाले थे उसी प्रकार इसमें क्या बोलते हैं, 616 सदस्य हैं और 32 सदस्य हैं। एक सदस्य है 616 का और दूसरा सदस्य है 32 का। इन दोनों में से अब रो बनाना है, ऐसे रो में खड़ा करना है, ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करना है और ये बताना है कि ये लाइन और ये लाइन बराबर होनी चाहिए। तो एक लाइन में कितने ऐसे बंदे होंगे जिनको हम रखेंगे? तो वो बंदे हम कैसे निकालते हैं? HCF से निकालते हैं। तो हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं HCF। ठीक, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया कि हमें यूक्लिड मेथड से ही निकालना है। तो हम ये यूक्लिड मेथड से बताया है तो आप यहाँ समझ लीजिए। डायरेक्ट मेथड से निकालना है तो हम डायरेक्ट मेथड से 616 का डिवाइड करेंगे हैं और 32 का डिवाइड करेंगे तो इसमें से कॉमन हमें 8 मिलेगा। ठीक, आप कर लीजिएगा क्योंकि फिर ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो 2 से कर ले, 2 3 6 और 2 8 16, ऐसे एक्सप्लेन करते जाएंगे तो 8 हमारा HCF आएगा, अर्थात 8 रो में रहेंगे और 8 ही कॉलम में रहेंगे। ये कहना चाहता है क्वेश्चन में। तो हमारा उत्तर आ जाएगा इस प्रकार से 16 और 32 का HCF 8 है, इसलिए वे 8 के स्तंभ में मार्च करेंगे। मतलब 8 के ऐसे लाइन रहेंगे जिसमें से ये लोग परेड करेंगे। तो हर लाइन में 8 बंदे होने चाहिए जिससे 616 और 32 लोगों को पूरा पूरा एडजस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हर क्वेश्चन को पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे तो आपको भी लेंदी लगेगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। नहीं समझ में आया होगा तो आप बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में कोई अलग से इस क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देंगे। ठीक, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर ये वाले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, आप बता दीजिए, और समझ में आया तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। तो इसमें क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। देखिए इसमें साफ साफ बोल दिया ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वर्ग अर्थात अब बोला है स्क्वायर करना है, पहले नॉर्मल था अब स्क्वायर से निकालना है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 4 3m+1 के रूप में होता है। हिंट क्या दिया है, संकेत क्या दिया है? यह मान लीजिए x एक धनात्मक पूर्णांक है तथा यह 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें लिखना कैसे है? अब देखिए क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 7। क्यों?
क्योंकि पूर्णांक बोल रहे हैं, इवन और ऑड, मतलब सम और विषम नहीं बोला है, इसलिए हम सभी धनात्मक पूर्णांक को ले लेंगे। 1 2 3 4 5 ये सभी धनात्मक पूर्णांक है। इनको कैसे एक्सप्लेन करना है अब वो देखिए कि ए स्क्वायर क्या है, एक का क्या है, एक का स्क्वायर, ये जो धनात्मक पूर्णांक है ना का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, तो एक का वर्ग क्या होगा, इसको आप वर्ग के रूप में डिफाइन कीजिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना, किस हिसाब से लिखना है, कैसे मेथड से लिखना है वो आप यहां से समझ लीजिएगा। पर मैं क्वेश्चन को करना कैसे, यदि आप क्वेश्चन समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह लिखना है, एकदम ए टू जेड नकल मार के जाना है, एक ही याद करना है, नहीं, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि आप मेरे तरह से एक्सप्लेन सिर्फ कर देंगे, आप बस थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा कि यहाँ पे ये किया हूँ, अब यहाँ पे यूक्लिड मेथड अप्लाई किया हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे गुणा किया हूँ कि भाग किया हूँ कि जोड़ किया हूँ घटाना किया हूँ, बस ये थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा। बाकी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है सिर्फ वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा, नंबर आपका नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, हम पहले, आप देखिए, आप पहले लिख दीजिए, मैं इसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आप क्या लिखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक ये होते हैं। अब धनात्मक पूर्णांक के वर्ग क्या क्या होते हैं ये देखिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 और डैश डैश डैश। ठीक, अब क्या बोला है कि इसको 3q + 1 3q + 2 में करना है। अब इसको एक्सप्लेन करना है तो फिर आप एक्सप्लेन कर देंगे कि जो मैं आपको बोला हूँ कि पहले आप 1 लेंगे, इसको q के साथ कौन सा नंबर है, 3 है, तो 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 शून्य शून्य आया शून्य, रिमाइंडर आया 1, फिर 4 लेंगे, 4 को 3 से करेंगे, 3 एकम 3, रिमाइंडर आया 1, फिर अपना आया 9, हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं, चलिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा ब्लैंक पेज, तो ब्लैंक पेज में क्या है कि हमारा जो वर्ग था क्या क्या आया था, 1 4 9 16 और 25, तो हमने 1 का निकाल दिया था, 4 का निकाल दिया था, अब 9 का निकालते हैं। 9 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 तिकाई 9, 0 आ गया। 16 को करेंगे 3 से, 3 पचे 15, 1 आ गया। 25 को करेंगे 3 अठे 24, रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर आया 1। अर्थात अब इसको क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे देखेंगे कि ये हम निकाल दिए थे, अब इसको इरेज करते हैं और एक्सप्रेशन पे लिखते हैं। अब एक्सप्रेशन पे लिखेंगे तो हम क्या निकाले थे, 1 का क्या निकला था हमारा, 3 × 0 + 1, 2 4 का आया था, अगला 4 था नंबर, क्योंकि 1 4 9 16 और 25 हमने लिया था, तो 4 का क्या हो जाएगा, 3 × 1 + 1, 9 का हो जाएगा 3 × 3 + 0 और 16 का हो जाएगा 3 × 5 + 1, उसी पर 25 का होगा 3 × 8 + 1। तो हमें क्या क्या मिल गया, इसे हम एक्सप्लेन क्या करेंगे, 3 ये सारे इंटीजर्स हैं, तो इसे q प्लस हमारे पास 1 भी आ रहा है, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, 3q + 0 भी आ रहा है, अर्थात सिर्फ 3q हो रहा है। और हमें क्या निकालना है, 3q हो गया, 3q + हो गया, अब बोल रहा है कि 3q + 2 भी चाहिए, तो 3q + 2 कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो ये हमारा जो हिंट दिया है उसमें बोला है कि इसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा, 3q + 1 और 3q + 2 ऐसे ऐसे आएंगे। लेकिन हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला, 3q और 3q + 1 निकालना है, ये दोनों एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन हमारा निकल गया, 3q + 1 और 3q। ठीक, तो बस आप पहले स्टेप में लिख देंगे कि धनात्मक पूर्णांक, फिर उसके वर्ग
लिख देंगे ये। उसके बाद ये सारा भाग देकर दिखा सकते हैं या कि फिर डायरेक्ट इसे शो कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है इस प्रकार प्रत्येक का वर्ग 3m या 3m + 1, m नहीं लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 3m, तो आप इसके q की जगह m लिख सकते हैं, क्योंकि m यहाँ पे लिख सकते हैं m एक पूर्णांक संख्या है। फिर 3m प्लस हमने q से समझाया, आप m लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, m q प्लस। यहाँ पे लास्ट में बस यही आपको लिखना पड़ेगा कि आप लिख दिए, उसके बाद लिखना पड़ेगा कि m, ये लिखना जो ध्यान रखिए कि m एक इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक है, ये चीज जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक, अब चलिए ये पूरा क्वेश्चन हो गया, चौथा भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन 5 में है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब क्यूब, वहां पे स्क्वायर निकालना था, अब यहाँ पे क्यूब निकालना है, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है। तो पहले फिर आप स्टेप में क्या करेंगे, अब हम आपको समझाते हैं स्टेप में। अब मैं शॉर्टकट बताऊंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है ना। तो इसको देखिए कि पहले धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक के वर्ग क्या होंगे, 1 का क्या होगा 1, 2 का होगा 2 दूनी 4 8, 3 का 9 27, 4 चौके 16 चौके 64, 25 पंचे 125। ठीक, ये हो गए अपने घन क्यूब हैं। आप 2 या 3 ही समझा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्या बोला है कि एक को डिवाइड करेंगे किससे, m के साथ जो है नंबर उससे, 9, तो 0 आएगा, 0 1 आ गया रिमाइंडर। उसके बाद 8 लेंगे, 9 लेंगे, 0 0 8 रिमाइंडर आया। उसके बाद 27 लेंगे, 9 9 त्रिक 27 रिमाइंडर 0, 64 लेंगे, 9 सत्ते 63 होता है, रिमाइंडर 1 आया। अब 125 लेंगे तो 9 एकम 9 35, 9 चौको 9 त्रिक 27, रिमाइंडर 8 आया। तो देखिए अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि एक को कैसे लिखना है, आया 9 × 0 + 1। 8 को कैसे लिखना है, 9 × 0 + 8। 27 को कैसे लिखना है, 9 × 3 + 0। उसके बाद क्या लिखना है, 64 को क्या लिखना है, 9 × 7 + 1। ठीक, और उसी प्रकार 125 को क्या लिखना है, 125 को क्या लिखेंगे, 9 × 13 + 8। ठीक, तो ये सारे एक्सप्रेशन लिख दिए। आप लाइन से लिखते जाएंगे, यहाँ से लिखेंगे, ये लिखेंगे, फिर इसके बाद ये लिखेंगे, यहाँ पे बस थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा जो आपको हम बार बार बता चुके हैं, बार बार क्या बताना। उसके बाद यहाँ पे देखिए सभी में 9 कॉमन है, तो आप लिख देंगे 9, और यहाँ पे 0 3 9 ये सारे क्या हैं, इंटीजर हैं, जो कि क्यू नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे m लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें m बोला गया है। ठीक, तो ये 9m प्लस, अब देखिए यहाँ पे 1 भी आ रहा है, उसके बाद दूसरा 9m + 8 भी आ रहा है, और तीसरा 9m + रिमाइंडर 0 भी आ रहा है, तो 0, अर्थात ये तीनों एक्सप्रेशन आ गए, 9m + 1 और 9m + 8, 9m + 1 9m + 8। ये लास्ट में यही लिख देंगे कि जहाँ m एक पूर्णांक है और m = 3q, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ये लिखिए जहाँ m एक पूर्णांक है। जो मैं जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ उसमें आपको क्या लिखना है, इसमें से सिर्फ यहाँ तक आप लिख देंगे, ये यहाँ तक आप ये लिख देंगे, इसको नहीं लिखना है। फिर उसके बाद लास्ट में लिखेंगे जहाँ m एक पूर्णांक है, इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक या घन 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में हो सकता है।
ठीक, बस ये चीज़ें आपको लास्ट में लिख देना है। हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के साथ आपके साथ मिलेंगे 1.2 में। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।